नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत है और चलते हैं फिर आगे पॉलिटी की तरफ। लेकिन पॉलिटी आगे चलने से पहले हम ये बता देना चाहते हैं आपको कि परीक्षा जंक्शन के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो लिंक्डइन है, चाहे वो यूट्यूब है, जहां से आप लेक्चर आपको अवेलेबल हो सकता है, जैसे कि टेलीग्राम है, यूट्यूब है, तो यहाँ पे आप किसी भी तरह यानी व्हाट्सएप पे आप परीक्षा JN नाम का सर्च कर सकते हैं। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां से इस चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले लेक्चर्स आप तक पहुंच सके और जो प्रीवियस लेक्चर है वो आपको मिल सके। तो चलिए पॉलिटी की तरफ चलते हैं। और इंडियन पॉलिटी में हम संविधान संशोधन की बात कर रहे थे और आज जो टॉपिक है संवैधानिक संशोधन की राजनीति। एक्चुअली में आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि संविधान में जो संशोधन है वो किस किस तरीके से हो सकता है और किस किस तरीके से नहीं हो सकता, यानी इसके लिए हमारी भारत की राजनीति में किस किस प्रकार से कदम उठाए गए और किस किस प्रकार से न्यायपालिका और कभी कभी सरकार के बीच में टकराव हो जाता है। जैसे कि क्या होता है क्योंकि हमारे भारत की सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि वह संसद से पारित कोई भी कानून होता है उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस सुप्रीम कोर्ट की इस पावर से सरकार को बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है और बहुत ज्यादा परेशानी होने पर सरकार और न्यायपालिका के बीच में टकराव की स्थिति बन जाती है। और टकराव की स्थिति के कारण क्या होता है, जो इंडियन पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स में कभी कभी अपोजिशन भी सरकार पर हमला कर देता है, जवाबी हमला, कार्रवाई हमला, किसी भी तरीके का हमला कर सकता है। जैसे कि अभी भी आपको क्या चल रहा है, अभी भी विपक्ष रूलिंग पार्टी पर यह आरोप लगाता रहता है कि जो संविधान में संशोधन किए जा रहे हैं वह संविधान की तानाशाही ही है, यानी एक्चुअली में सरकार की तानाशाही है, यानी सरकार संविधान को बदलना चाहती है। जबकि आपको भी पता है कि जो विपक्ष बोल रहा है कभी उसकी भी सरकार रही थी और उसकी सरकार के समय संविधान के साथ क्या क्या खिलवाड़ हुए थे ये शायद वो भूल चुके हैं। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं कर रहा, लेकिन मैं वो बता रहा हूं कि आंखों को खोलना, एक होता है आंख बंद करके विश्वास कर लेना, एक होता है आंख खोलकर विश्वास करना। तो इसलिए मैं विपक्ष को यह बता देना चाहता हूं कि उनकी सरकार के समय भी संविधान में किस किस तरीके से संशोधन किए गए थे ये मैं नहीं, ये पूरा जमाना जानता है। और ये वो स्टूडेंट जानता है जो पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी है। पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी भली भांति जानता है कि संविधान में संशोधन 1976 में जब किया गया था तो आप सभी लोग कहां थे। यह संविधान में संशोधन करने का मतलब सरकार के दो पर्पस होते हैं, या तो सरकार अपनी सत्ता का दुरुपयोग करे तब संविधान में संशोधन हो सकता है, या फिर संविधान में संशोधन तब हो सकता है जब वो देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रकृति को बदलना चाहे, तब संविधान में संशोधन हो सकता है। तो संविधान में संशोधन का मतलब होता है कि देश को कल्याण की तरफ ले जाना, देश में सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम की शुरुआत करना, देश को सामाजिक रूप से बदलना, यह होता है संविधान में संशोधन का उद्देश्य। लेकिन संविधान में संशोधन का उद्देश्य वो नहीं होता जब कोई भी रूलिंग पार्टी, जब कोई भी बहुमत प्राप्त पार्टी या सरकार अपने शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए संविधान में संशोधन करती है और उस संवैधानिक संशोधन का दुरुपयोग करती है, जिसे आप तानाशाही सरकार कहते हैं। लेकिन अभी तक तो मुझे ऐसा लगा नहीं है कि इन 10 सालों में कोई तानाशाही सरकार हमारे भारत को चला रही है। मुझे तो कहीं ऐसा नहीं लगा, क्योंकि इन 10 सालों में देखें तो 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने केवल संविधान में 6 बार संशोधन किए हैं। इससे ऊपर नरेंद्र मोदी सरकार ने संविधान संशोधन किया ही नहीं है। और संविधान में संशोधन करना संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता भी है, क्योंकि संविधान, हमारे भारत का संविधान एक ऐसा जीता जागता, एक ऐसा परिवर्तनशील कानूनी दस्तावेज है जो समय समय पर यदि इसको नहीं बदला गया तो कहते हैं ना, लॉर्ड मैकाले क्या कहते हैं, लॉर्ड मैकाले कहते हैं कि जिस देश का संविधान कठोर होता है उस देश की जनता तो आगे बढ़ जाती है लेकिन संविधान पिछड़ जाता है। और जब संविधान पिछड़ेगा तो राष्ट्र में क्रांति उत्पन्न करेगा, और राष्ट्र की जब क्रांति जन्म लेती है तो वह क्रांति राष्ट्र का सर्वनाश करती है। यह लॉर्ड मैकाले का कथन है, मेरा नहीं है। डॉक्टर हरमन फाइनल भी कहते हैं कि संविधान के बनने के 10 वर्ष के बाद संविधान को बदल देना चाहिए, क्योंकि संविधान में अधोपतन यानी अप टू डेट रहना चाहिए। संविधान को अप टू डेट रहना चाहिए। जो संविधान अप टू डेट नहीं रहता, आप जाके उठा लीजिए, पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, आप जाके सीरिया का हाल देख लीजिए, आप इराक का हाल देख लीजिए। संविधान को बदला ही नहीं गया, और संविधान बदला गया तो ऐसा बदला गया कि उस शक्ति का दुरुपयोग किया गया। आप देख लीजिए
इराक है, सीरिया है, टर्की है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, जहां संविधान नाम की कोई चीज नहीं है। तो एक्चुअली में हमको समझना है तो हमको एनालिसिस करना होगा। आंख बंद करके किसी भी दल की तरफ भरोसा नहीं करना है। मैं इतना आपको सिखा दे रहा हूं जी। तो आगे चलते हैं इंडियन पॉलिटी में, और संवैधानिक संशोधन में होने वाली राजनीति के बारे में आज पढ़ेंगे, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है। ये पूरे चैप्टर का एक निष्कर्ष है। क्या है? एक पूरा निष्कर्ष है। तो चलिए टॉपिक डालते हैं पहले इंडियन पॉलिटी में। इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी में हम ये जानना चाहेंगे कि संवैधानिक संशोधन की राजनीति, संवैधानिक संशोधन की राजनीति, यानी पॉलिटिक्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब देखिए, पॉलिटिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, यह संवैधानिक संशोधन की जो राजनीति है। राजनीति का मतलब होता है कि एक तरफ से सत्ता पर भारी, सत्ता पर भारी। अब सत्ता पर भारी, जैसे कि आज की वर्तमान राजनीति की मैं बात करता हूं, तो आज भी विपक्ष के द्वारा सत्ताधारी दल पर, सत्ताधारी पार्टी पर, सरकार पर यह आरोप लगाए जाते हैं, बीजेपी पर यह हमेशा आरोप लगता है कि संविधान को बदलना चाहती है, संविधान को बदलना चाहती है, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। शायद ये विपक्ष वाले भूल गए हैं कि इनके समय जब सरकार थी 70 सालों की, तो उन 70 सालों में संविधान में कैसे कैसे परिवर्तन किया गया। और बतौर प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यह बोला है चुनावी प्रचार के समय कि यदि हमें संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस हुई तो हम वो भी करेंगे। यह बात बोली है। यानी कुल मिला के लोग अपने समय के कार्यकाल को भूल जाते हैं कि हमने क्या क्या किया था, लेकिन वो ये नहीं देखते कि आज की स्थिति और आज की परिस्थिति के अनुसार सरकार को संविधान में संशोधन करना ही चाहिए। तो चलिए देखो, कभी कभी इस राजनीति की बात करें, इस पॉलिटिक्स की बात करें, तो आप लिख सकते हैं कि पॉलिटिक्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पॉलिटिक्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब पॉलिटिक्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है कि संवैधानिक संशोधन और भारतीय राजनीति का एक बहुत गहरा संबंध है बच्चों। यानी आज हमारे संवैधानिक संशोधन में जो भी प्रकार के संशोधन किए जाते हैं, जो संसद को जो शक्ति प्राप्त है संवैधानिक संशोधन की, उसको करने से और भारतीय राजनीति का एक बहुत ही गहरा संबंध होता है। कभी कभी क्या होता है कि भारतीय राजनीति में आए हुए तूफानों को, आए हुए भूकंपों को रोकने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि इस तूफान को शांत करने के लिए, इस तूफान को शांत करने के लिए भी संविधान में संशोधन करना पड़ता है। और कभी कभी संवैधानिक संशोधन करने से भारतीय राजनीति में भूकंप और तूफान आ जाते हैं। तो दोनों का बड़ा गहरा संबंध है कि कभी कभी इंडियन पॉलिटिक्स के में आए हुए तूफानों को रोकने के लिए संविधान में संशोधन करना जरूरी हो जाता है, और कभी कभी संवैधानिक संशोधन करने से भारतीय राजनीति में भी तूफान और भूकंप की संभावना बनी रहती है। जैसे कि मान लो नरेंद्र मोदी आज के वर्तमान भारतीय राजनीति में कोई संविधान में संशोधन करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि मैं समाज में सामाजिक और आर्थिक प्रगति करना चाहता हूं, तो इसलिए मैं संविधान में संशोधन करूंगा। ठीक है, जैसे कि जम्मू कश्मीर को लेकर देखें, आर्टिकल 370 हटाई गई। अब ये मुझे बताइए एक बार कि यदि नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 नहीं हटाते, तो आज जम्मू कश्मीर जिस सामाजिक आर्थिक प्रगति की तरफ बढ़ रहा है, क्या वो कभी जम्मू कश्मीर बन पाता? मुझे एक चीज आप समझाइएगा। यदि विपक्ष ये पक्ष पर आरोप लगाता रहता है कि जम्मू कश्मीर से 370 हटा दी, हम उसको वापस लाएंगे, ये तो जम्मू कश्मीर की आत्मा है, ये तो जम्मू कश्मीर की हृदय है 370। अरे काहे को 370 आत्मा है भाई? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कांग्रेस सरकार ने उस समय 370 लगाया था, तो संविधान में 370 को लिखा गया था टेम्परेरी। तो टेम्परेरी शब्द ज्यादा समय तक परमानेंट नहीं रह सकता, उसको हटाना ही पड़ेगा। और ये काम नरेंद्र मोदी सरकार ने कर दिया कि आर्टिकल 370 हटाया। और आज आप देखिए जम्मू कश्मीर में बुलेट की जगह बैलेट पेपर का प्रयोग किया गया है। पहले चुनाव वहां पर होते थे, मुफ्ती मोहम्मद की सरकार थी जम्मू कश्मीर में, क्या होता था? अलगाववादी, डेली की पत्थरबाजी होती थी, कहीं आतंकवादी हमला होता था, आम नागरिकों का घर से निकलना और जीना मुश्किल हो गया था। ये वो जम्मू कश्मीर था। लेकिन आज का जम्मू कश्मीर देखिए, आज आप वहां पे भी रह सकते हैं, जमीन ले सकते हैं, पर्यटक की दृष्टि से घूम सकते हैं,
आज जम्मू कश्मीर कितनी प्रगति कर रहा है आप बताइए। G20 की प्रेसिडेंसी जम्मू कश्मीर में की गई थी, आप शायद भूल चुके हैं। वहां पे अभी बरमूला से लेके चिनाब ब्रिज पर भारत की पहली रेलवे सेवा स्टार्ट की गई है। ये कितनी प्रोग्रेस है। यदि ये 370 की नहीं हटती तो क्या प्रोग्रेस हो पाती कभी? इस बात को भी तो सोचना पड़ेगा हमको। यदि हमने एक रूपरेखा देखी है तो दूसरा पहलू भी हमको देखना ही होगा कि जम्मू कश्मीर में आज जो सामाजिक और आर्थिक प्रगति हो रही है, वहां पे पत्थरबाजी नहीं हो रही, वहां अलगाववादी नहीं हो रही, वहां 2019 से एक भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ है। क्या छोटी मोटी मुठभेड़ होती रहती है, लेकिन इतना बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ है। वहां पे तिरंगा झंडा आज हमारे प्रत्येक सरकारी ऑफिस में फहरा रहा है। उमर अब्दुल्ला की टेबल पर मैंने पहली बार तिरंगा रखे हुए देखा था। क्या बताइए, ये गर्व होने की बात नहीं है, ये सर झुकाने की बात तो नहीं हो सकती। तो चलिए, लेकिन जम्मू कश्मीर से जो आर्टिकल 370 हटा था, संविधान में संशोधन किया गया था, तब भी विपक्ष के द्वारा कितनी बुरी राजनीति की गई थी आप सभी को पता है। ऐसी ही राजनीति आज हम पढ़ने वाले हैं, तो देखते हैं। तो कभी कभी क्या होता है बच्चों कि इस राजनीति में आए हुए तूफानों को, यानी आप लिख सकते हैं कि कभी कभी या लिख सकते हैं कि संविधान में संशोधन, यानी संवैधानिक संशोधन एवं भारतीय राजनीति एवं इंडियन पॉलिटिक्स का बहुत गहरा संबंध है। भारतीय राजनीति का बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। बहुत गहरा संबंध है। कैसे है? कभी कभी राजनीति में आए हुए तूफानों को रोकने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ जाता है, और कभी कभी संवैधानिक संशोधन करने से भारतीय राजनीति में तूफान आ जाते हैं, भारतीय राजनीति में हमले होते हैं, जवाबी कार्रवाई होती है। तो यह भी हो सकता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भारतीय राजनीति में तूफान को रोकने के लिए, भारतीय राजनीति में आए हुए तूफान को रोकने के लिए, तूफान, भूचाल, ठीक है, भूचाल को रोकने के लिए, भूचाल को रोकने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ जाता है। और कभी कभी संविधान में संशोधन करने से, लिख देंगे कि कभी कभी संविधान में संशोधन करने से, कभी कभी संविधान में संशोधन करने से, कभी कभी संविधान में संशोधन करने से भारतीय राजनीति में तूफान आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है। लेकिन आप सभी को पता है कि जैसे कि मैं बताता हूं आपको एक बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, 28 फरवरी 1967 को, ठीक है, और लिख देंगे कि कभी कभी ऐसा भी होता है, लिखेंगे कि कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे कि संविधान में संशोधन करने से, संविधान में संशोधन करने से, संविधान में संशोधन करने से कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच में, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच में टकराव की स्थिति बन जाती है, के बीच में टकराव की स्थिति बन जाती है, टकराव या संघर्ष की स्थिति बन जाती है बच्चों, संघर्ष की स्थिति बन जाती है। ठीक है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका आपस में, कार्यपालिका और न्यायपालिका आपस में लड़ने लग जाती है। जैसे कि आप इंदिरा गांधी के समय 1967 का देखिए कार्यकाल, 1967 में 28 फरवरी को जब वर्ष की शुरुआती थी, 28 फरवरी 1967 को जब न्यायपालिका ने अपने गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के जजमेंट में यह कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि संसद को अधिकार है कि वह आर्टिकल 368 का प्रयोग करके मौलिक अधिकारों को छोड़कर
संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल अधिकारों के किसी भी भाग में संशोधन नहीं कर सकती, उन्हें सीमित नहीं कर सकती। जब यह बात अपने गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जब बात बोली थी तो सरकार को यह मिर्ची लग गई थी, और इंदिरा गांधी की सरकार को इस बात की मिर्ची लगी कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या सरकार बड़ी है। अब यह बात हो गई, क्योंकि कानून बनाने की शक्ति हमारी संसद के पास है, और जबकि उसी बने हुए कानून की न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति किसके पास है? न्यायपालिका के पास है, जुडिशरी के पास है। तो कुल मिला के दोनों में टकराव हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा या संसद बड़ी। लेकिन ना सुप्रीम कोर्ट बड़ा है ना संसद बड़ी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे देश में संविधान बड़ा है, हमारे देश में संविधान बड़ा है, जबकि न्यायपालिका का यह काम होना चाहिए कि संविधान में संशोधन किया जा रहा है तो वो किस पर्पस से किया जा रहा है। यानी न्यायपालिका कभी कार्यपालिका के कामों में हस्तक्षेप नहीं करती है, बस बशर्ते वह बनाया गया कानून संविधान के खिलाफ नहीं होना चाहिए बस। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं 28 फरवरी 1967 को। तो देखिए अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है साहब। अब आपको पता है कि 1967 का जो कार्यकाल है बच्चों, वो इंदिरा गांधी और न्यायपालिका के बीच में इतनी संघर्ष की स्थिति पैदा कर देता है 1967 से लेके और 1971 तक और 1976 तक। यानी इन 10 सालों के अंदर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में इतना संघर्ष हो जाता है, इतना संघर्ष हो जाता है कि संविधान भी कभी कभी सोचने लग जाता होगा कि मेरी वजह से ये दोनों लड़ रहे हैं, इसको तो रोकना पड़ेगा। तो चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक 28 फरवरी का जजमेंट दिया। 28 फरवरी 1967 को एक जजमेंट आया और उस जजमेंट का नाम है बच्चों गोलकनाथ केस। क्या है? गोलकनाथ केस, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब। यह केस आया बच्चों। अब इस केस में क्या था? इस केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संसद को आर्टिकल 368 का संवैधानिक संशोधन की शक्ति का प्रयोग केवल मूल अधिकारों को छोड़कर संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन करने की शक्ति है, लेकिन मूल अधिकारों को परिवर्तित और सीमित नहीं किया जाएगा। तो इसमें लिख सकते हैं इस जजमेंट का केस क्या था, मैंने लिखा भी चुका हूं आपको। इसका जजमेंट यह था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में, संविधान के किसी भी भाग में, संविधान के किसी भी भाग में, किसी भी भाग में यानी मूल अधिकारों को छोड़कर, मूल अधिकारों को छोड़कर किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि देखो, इंदिरा गांधी सरकार में 1967 में जब ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था तो सीधा सीधा इसका जो चैलेंज था, सीधा सीधा ये चुनौती देता है सरकार को। और उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, सीधा सीधा इसने चुनौती दिया किसको? संसद को। और संसद में कौन बैठी थी? संसद में बैठी थी श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन बैठी थे? श्रीमती इंदिरा गांधी बैठी थी साहब। अब इंदिरा गांधी को लगने लगा कि सुप्रीम कोर्ट कर क्या रहा है भाई, सुप्रीम कोर्ट कर क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट देके यह साबित कर दिया है कि संसद कभी भी मूल अधिकारों से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। जबकि इंदिरा गांधी को इस बात की फिक्र थी कि यदि मुझे देश में सामाजिक और आर्थिक प्रगति करनी पड़ जाए बच्चों, तो मैं मूल अधिकारों को कभी भी सीमित नहीं कर सकती। और यह बात हकीकत है। यहां पर मैं इंदिरा गांधी की कोई बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन यह बात हकीकत है कि इंदिरा गांधी 1967 में वास्तव में भारत की सामाजिक आर्थिक प्रगति को बढ़ाना चाहती थी। लेकिन वो सामाजिक आर्थिक प्रगति इसलिए नहीं बढ़ पा रही थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दे दिया था, और मूल अधिकार जब तक सीमित नहीं होंगे तब तक देश में सामाजिक आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती। लेकिन संसद करे तो करे क्या, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने से यह है कि यदि मान लो संसद 1967 में कोई भी परिवर्तन मूल अधिकारों में कर देती, कोई भी परिवर्तन यदि मूल अधिकारों में कर भी देती, तो सुप्रीम कोर्ट उसे अवैध घोषित कर देता। अब इंदिरा गांधी यहां पर फंस गई। इंदिरा गांधी की सरकार, अब उनकी सरकार के होते हुए भी वह संविधान के मूल अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती।
और जब तक सीमित नहीं करेंगी तब तक देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति नहीं होगी। ठीक है, यहां पर एक बात। दूसरी बात यह थी कि यदि वो ऐसा करती हैं तो सुप्रीम कोर्ट सारे कानूनों को अवैध घोषित कर देगा। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में क्या हो गई? सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में यहां पर टकराव हो गया। दोनों भाई साहब लड़ने लग गए कि आप बड़े या मैं बड़ी, मतलब मैं इन द सेंस संसद बड़ी। तो संसद यानी कार्यपालिका, विधायिका और सुप्रीम कोर्ट के बीच में हो गया टकराव। ठीक है, अब यहां पर इंदिरा गांधी ने क्या सोचा? इंदिरा गांधी ने 2 कानून फिर भी पारित किए। अब इंदिरा गांधी ने 2 कानून बनाए। इंदिरा गांधी ने पहला कानून बनाया बैंकों का राष्ट्रीयकरण अधिनियम। क्या बनाया? बैंकों का राष्ट्रीयकरण अधिनियम। ठीक है, जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1967 में क्या बने? 1967 में 2 कानून बनाए। ठीक है, अब 2 कानून क्या थे? पहला कानून था बैंकों का राष्ट्रीयकरण अधिनियम। बैंकों का राष्ट्रीयकरण अधिनियम, एक तो यह था। दूसरा क्या था? दूसरा था कि जो देसी रियासतों के जो राजाएं थे, जो राजकुमार थे, जिनको प्रिवी पर्स और विशेष अधिकार प्राप्त थे, उन सभी को प्रिवी पर्स यानी देसी रियासतों के राजाओं और राजकुमारों को मिलने वाली पेंशन और उनको मिलने वाले विशेष अधिकार समाप्त कर दिए। तो और यहां पर यह था प्रिवी पर्स का। ठीक है, प्रिवी पर्स एवं विशेष अधिकार समाप्त किए गए, एवं विशेष अधिकार समाप्त किए गए। अब बताओ, यानी दोनों कानून जब 1967 में गोलकनाथ केस के समय जब दोनों अधिनियम संसद से पारित किए गए तो सुप्रीम कोर्ट ने संसद के द्वारा पारित इन अधिनियमों को इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया कि यह गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के जजमेंट के अपोजिट है। यानी मेरे जजमेंट के खिलाफ संसद ऐसे अधिनियम को पारित कैसे कर सकती है? यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के आधार पर इन अधिनियमों को क्या घोषित कर दिया? इनको इलीगल घोषित कर दिया कि ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनली है, असंवैधानिक है। ये कैसे है? असंवैधानिक है। इनको ये कहकर घोषित कर दिया। तो कुल मिला के आप मुझे बताइए अब की उस समय की राजनीति में क्या क्या चल रहा था। एक तरफ इंदिरा गांधी के सबसे बड़े अपोजिशन लीडर काम कर रहे थे। ठीक है, एक तो अपोजिशन नहीं छोड़ रहा था इंदिरा गांधी को, दूसरी तरफ न्यायपालिका ने इंदिरा गांधी पर इतनी सारी बंदिशें लगा दी थी कि इंदिरा गांधी घुट घुट कर अपना काम कर रही थी। इंदिरा गांधी ने एक बुद्धि लगाई। इंदिरा गांधी कहती हैं कि ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट के आधार पर मैं जो भी संसद से कानून पारित करूंगी ये तो इसको अवैध घोषित कर देगा, इलीगल मान लेगा। अब मैं देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति करूं तो करूं कैसे? तो इंदिरा गांधी ने 1970 में खेल रचा। इंदिरा गांधी 1970 में क्या करती है बच्चों कि वह सरकार को डाउन कर देती है, राष्ट्रपति से कहकर यह कहती है कि लोकसभा को भंग कर दीजिए। 1970 के बीच में 3 साल बाद वो ये कहती है कि मेरी लोकसभा को भंग कर दीजिए। और प्रधानमंत्री के पास अधिकार होता है कि वह अपनी लोकसभा को किसी भी समय भंग करने को राष्ट्रपति को कह सकता है, आर्टिकल 85 के अनुसार। ठीक है, अब श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति से कहकर अपनी सरकार को गिरवा दिया, भंग करवा दी लोकसभा। और जब लोकसभा भंग होती है तो पूरी सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है और चुनाव फिर से होते हैं। तो 1970 के बीच में चुनाव फिर से हुए और चुनाव होने के बाद 1971 के लोकसभा के चुनाव के परिणामों में इंदिरा गांधी ने 2/3 मतों से भी ज्यादा की सरकार बना ली, यानी विशेष बहुमत की सरकार बनी श्रीमती इंदिरा गांधी की। चलिए अब क्या होता है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनावों के बाद 1971 के चुनावों के बाद 1971 के चुनावों के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी 2/3 मतों से भी अधिक 2/3 मतों से भी अधिक 2/3 मतों से भी अधिक की सरकार बना ली, की सरकार बनाई। क्योंकि 1971 में लोकसभा के चुनाव भी हुए थे, तो 1971 के लोकसभा चुनाव के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने विशेष बहुमत की सरकार बना ली। ठीक है, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी को ऐसा करना पड़ा,
क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी ऐसी नहीं करती तो आप यकीनन मानिए 1972 में चुनाव होते, लेकिन एक साल 2 साल पहले ही चुनाव हो गए क्योंकि लोकसभा को भंग करवा दिया 3 साल में। ठीक है, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी के वक्त और सुप्रीम कोर्ट के बीच में इतनी लड़ाइयां हुई हैं बच्चों, मैं बता रहा हूं आपको कि उस समय का पन्ना आपने उठा लिया तो ऐसे ऐसे कितने सारे एक्ट हैं, 38वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है, 24वां है, कितने कितने सारे हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने इतने सारे संवैधानिक संशोधन किस लिए किए ये मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो एक्चुअली में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब सरकार बना ली तो सरकार बनाने के बाद इन्होंने 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया। क्या किया? क्योंकि बहुमत की सरकार है, अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक सकता। ठीक है, देखो याद रखना यह हमारा इतिहास रहा है। 1967 में सरकार इंदिरा गांधी की थी लेकिन बहुमत की सरकार नहीं थी। जब जब देश में बहुमत की सरकार नहीं होती है तब तब सुप्रीम कोर्ट पावरफुल हो जाता है, और जब जब देश में बहुमत की सरकार होगी तब तब देश का सुप्रीम कोर्ट कमजोर रहेगा। नरेंद्र मोदी की सरकार में आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी कोई न्यायपालिका में हस्तक्षेप करते हैं? नहीं, वो हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार जो है इन 10 सालों में बहुमत की सरकार रही है, और बहुमत की सरकार में देश का सुप्रीम कोर्ट, देश की न्यायपालिका बच्चों ऑटोमेटिक कमजोर हो जाता है। यह नरेंद्र मोदी जी के समय नहीं है बल्कि ऐसा कई बार हुआ है। 1971 के चुनावों में श्रीमती इंदिरा गांधी जी को उठा लीजिए। यानी कहने का मतलब यह है कि जब जब देश में सरकार मजबूत होती है तो देश की न्यायपालिका कमजोर हो जाती है। जब जब देश में सरकार मजबूत होती है या कमजोर होती है तो देश की न्यायपालिका मजबूत हो जाती है। क्या नरेंद्र मोदी सरकार में इन 10 सालों में उनके पास विशेष बहुमत नहीं था क्या? बताइए। था। देखो देश का सुप्रीम कोर्ट कितना कमजोर था, मतलब इतना कमजोर नहीं था लेकिन फिर भी तुलना में देखें तो थोड़े 19-20 का फर्क पड़ता है। कितना? 19 और 20 का फर्क पड़ता है, बस ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 1967 में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार विशेष बहुमत की सरकार नहीं थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अपनी मनमानी कर रहा था। लेकिन 1971 के चुनावों में श्रीमती इंदिरा गांधी विशेष बहुमत की सरकार लेकर आई, और विशेष बहुमत की सरकार के समय क्या होता है बच्चों? देश का सुप्रीम कोर्ट ऑटोमेटिक कमजोर हो जाता है, और जिस दिन देश का सुप्रीम कोर्ट ऑटोमेटिक कमजोर होने लगे तो समझ जाना कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में है। अब 1971 के श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनावों के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने संसद से सबसे पहले गोलकनाथ केस को चुनौती दी और कहा कि मैं गोलकनाथ केस को चुनौती देते हुए केंद्रीय विधि मंत्री गोखले ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसका नाम है 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971। और 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 पूरी संसद से पारित किया और राष्ट्रपति की सहमति के बाद इसे देश में लागू कर दिया गया। ठीक है, लेकिन इस 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 की मैं बात करूं तो 1971 के चुनावों के बाद 1971 के चुनावों के बाद 1971 के चुनावों के बाद इंदिरा गांधी सरकार ने 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 पारित किया। और 24वां 1971 जो अधिनियम था ये एक्चुअली में कि किस लिए था? इसका उद्देश्य ये था बच्चों, पहली बात तो कर लेते हैं ये वाली, कि इसका उद्देश्य ये था कि श्रीमती इंदिरा गांधी देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए मूल अधिकारों को सीमित करना चाहती थी। तो लिख सकते हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्र की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए मूल अधिकारों को सीमित करना चाहती थी।
सीमित एवं परिवर्तित करना चाहती थी, परिवर्तित करना चाहती थी। ठीक है, लेकिन 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 यह कहता है कि संसद को संविधान के यानी आर्टिकल 368 के अनुसार संसद को संविधान के किसी भी भाग में मूल अधिकारों सहित संशोधन करने की शक्ति है तथा अर्थात संसद संविधान के किसी भी भाग में आर्टिकल 368 का प्रयोग करके मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन एवं नियमन कर सकती है। तो लिख सकते हैं कि संसद अनुच्छेद 368 के अनुसार अनुच्छेद 368 के अनुसार मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन यानी चेंज, उसके बाद यानी एडिशन यानी होता है परिवर्धन, और एक होता है रिपील यानी नियमन कर सकती हैं, तो यह था 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971। और यह सीधे सीधे बच्चों ये 24वां जो अमेंडमेंट है ये सीधे सीधे गोलकनाथ केस को चुनौती देता है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब को क्या देता है? चुनौती देता है, चुनौती देता है सीधे सीधे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को वैध माना। इस अमेंडमेंट को इसलिए वैध माना, मैं आपको बता दूं, एक तो इंदिरा गांधी की सरकार बहुमत की सरकार थी। अब आप बोलेंगे, आप ये समझेंगे कि सर श्रीमती इंदिरा गांधी तो ऐसे मूल अधिकारों को मान लो कल को खत्म ही कर दे, तो भाई इस अमेंडमेंट के अनुसार श्रीमती इंदिरा गांधी चाहती तो 1972 1976 में मूल अधिकारों को खत्म भी कर सकती थी। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बेटा इस पर एक क्या लगा दी थी? इस पर एक लिमिटेशंस लगा दी थी। आपको पता है कि 1973 का एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जानता था कि यदि श्रीमती इंदिरा गांधी ने 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 के अनुसार काम किया तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि वह मूल अधिकारों को पूरे संविधान से ही हटा दें। देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति करने के बहाने यदि इंदिरा गांधी ने हमारे संविधान में से मूल अधिकारों को हटा दिया तो इस महिला का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक लिमिटेशंस लगा दी, केशवानंद भारती मामला। और केशवानंद भारती मामला यह कहता है कि संसद अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन तो कर सकती है, संशोधन तो कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। और हमारे संविधान का जो मूल अधिकार का जो भाग है वो एक संविधान का मूल ढांचा है। देख लो सुप्रीम कोर्ट कितना चालाक निकला। सुप्रीम कोर्ट भी सरकार से स्मार्ट है। अरे सुप्रीम कोर्ट में तो वकील बैठे भाई साहब, संविधान को पढ़ने वाले बैठे, वो कानून बनाने छोड़ो, वो कानून को रिव्यू कर लेते हैं। बताइए, तो इतनी बड़ी बात कही है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 पर क्या लगा दी? एक लिमिटेशंस लगा दी कि कल को इंदिरा गांधी चाहे कि वह मूल अधिकारों को हटाना चाहती हो तब भी वो महिला ऐसा नहीं कर सकती। चलिए, तो इसका मतलब यहां पर कौन सा केस चलता है? यहां पर चलता है केबीएम केस। क्या चलता है? केबीएम, केशवानंद भारती मामला। और ये थी, और 1967 से लेकर, और आप सभी को पता है कि संसद यदि सरकार सत्ताधारी दल ने संवैधानिक संशोधन को लेकर अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी किया है और देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति भी की है। और आपको बता दूं, जब इमरजेंसी के समय 1976 के समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह वाला जो बिल पास किया था, यह सामाजिक आर्थिक प्रगति के नाम पर किया था। और मैं मानता हूं कि इसी अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से
कुछ डीपीएसपी भी जोड़े गए थे। ठीक है, ये देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति को लेकर था, जैसे कि प्रिवी पर्स को खत्म करना, देसी रियासतों को मिलने वाले विशेष अधिकारों को खत्म करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, उन्हें सार्वजनिक बनाना। ये सारे काम एक समाज को समाजवादी विचारधारा की तरफ ले जा रहे थे। ठीक है, लेकिन 1976 में जो इंदिरा गांधी ने संवैधानिक संशोधन किए 42 में, वो केवल तानाशाही थी। क्या थी? तानाशाही। तो कभी कभी सत्ताधारी दल ने संविधान में संशोधन इसलिए भी किया है ताकि वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सके, और कभी कभी सरकार ने संविधान में संशोधन इसलिए भी किया है कि वो देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति कर सके। सरकार के पास केवल दो ही कारण हो सकते हैं इसके। लेकिन आपको पता है कि 1977 का जब चुनाव हुआ था, जिसमें जनता दल की सरकार मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तो 1977 में मोरारजी देसाई चुनाव के समय उनका यही मुद्दा था कि हम संविधान में संशोधन करेंगे, और संविधान में केवल उन्हीं संशोधनों को बदला जाएगा जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपत्तिजनक तरीके से किए। और आपको बता दूं कि जब जनता दल की सरकार ने 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 पास किया था, तो यह इस पर्पस से पास किया था कि हम इंदिरा गांधी के द्वारा 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 में सभी किए गए आपत्तिजनक संशोधनों को हटा देना चाहते हैं, उनमें परिवर्तन करना चाहते हैं। और इसी बेसिस पर जनता दल की सरकार 1977 का चुनाव जीती थी, जिसमें मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो ये बात थी, ये हमारी पॉलिटिक्स थी पूरी। इस पॉलिटिक्स को समझना बच्चों कि इंदिरा गांधी, संसद, न्यायपालिका कैसे कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी। और आपको बता दूं 1989 में जब राजीव गांधी ने भी संविधान में संशोधन करके इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल जब पास किया था, तो वह भी मूल अधिकार भारतीयों को अभिव्यक्ति और बोलने की जो स्वतंत्रता है उस पर बैन लगाता था। तभी राष्ट्रपति ने इस पर पॉकेट वीटो पावर लगाई थी। बताइए। और ये इस सरकार पर आरोप लगाते हैं। क्या मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, मुझे एक बार एंटी पार्टी और अपोजिशन पार्टी से सवाल है मेरा कि आप मुझे यह बताइए कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो 42 में संवैधानिक संशोधन किया था, उसमें इतने आपत्तिजनक संशोधन किए गए थे जिनसे मुझे ही नहीं बल्कि हर राजनीति विज्ञान के छात्र को समस्या हो सकती है और वो समझ सकता है। बताइए, सुप्रीम कोर्ट से न्यायिक समीक्षा की शक्ति को छीन लिया गया था, और न्यायिक समीक्षा की शक्ति हमारे संविधान की नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की आत्मा कहलाती है। आप किसी भी शरीर में आत्मा निकाल लोगे तो क्या शरीर बचेगा जिंदा? नहीं बचेगा। यानी आप शरीर में से आत्मा निकाल लो, और आज के समय आप बीजेपी गवर्नमेंट पर आरोप लगाती हो कि वो संविधान में संशोधन करना चाहती है। पता नहीं ये विपक्ष कॉमन सेंस से बात कर रहा है या सेंसलेस बात कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। इनका तो कोई गणित, और मैं इनकी बातों को सीरियस लेता भी नहीं। सीधी बात तो ये है, जैसा कि मुझे इतना अनुभव है संविधान के बारे में, संविधान को जितना मैंने पढ़ा है, मैंने तो इतना ही जाना है कि संविधान में संशोधन करने से सरकार तानाशाही नहीं बनती है। हां, यदि सरकार संविधान में संशोधन किस पर्पस से कर रही है और क्या वो पर्पस पूरा हो रहा है, तब मैं सरकार को तानाशाह नहीं मान सकता। जैसे कि मान लो आज नरेंद्र मोदी सरकार ये संविधान में संशोधन करके शक्ति का दुरुपयोग करना चाहती है, तो मैं मान सकता हूं। जैसे कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाई। अब 370 हटने के बाद यदि नरेंद्र मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में तानाशाही करती, तो मैं ये कह सकता था कि संविधान में संशोधन केवल शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए किया गया था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने जब आर्टिकल 370 वहां से हटाई, तो हटाने का पर्पस ये था ताकि केंद्र सरकार की जितनी भी डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, वो जो कानून है, वो जम्मू कश्मीर में लागू हो पाए, ताकि जम्मू कश्मीर में अलगाववादी घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं हट सके और जम्मू कश्मीर के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके, वो प्रौद्योगिकी की तरफ बढ़ सके। आपको पता है हर आए दिन 370 के हटने से पहले वहां पे सरकार किसकी थी, सभी को पता है, बोलने की बात ही नहीं है।
हर दिन आतंकवादी हमला, हर दिन अलगाववादी घटना, हर दिन पत्थरबाजी, हर दिन मुठभेड़, कोई ना कोई काम, और हर दिन राष्ट्रपति शासन लगता था वहां, और राष्ट्रपति शासन लगने से इंटरनेट बंद रहता था। यानी आप उन बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे थे 370 देने से पहले, जहां पर आए दिन इंटरनेट बंद रहता है, वहां के युवा टेक्नोलॉजी सीखेंगे। यह बड़े अचंभे की बात होती है, यह बड़ा शॉकिंग लगता है। जिस क्षेत्र में 365 दिनों में से 200 दिन इंटरनेट बंद रहेगा, वहां पर युवा टेक्नोलॉजी सीखने की बात करेंगे, और करेंगे किससे? इनसे, जो ये आरोप लगाते हैं संविधान में संशोधन और संविधान में तानाशाही का। मुझे समझ में नहीं आता। खैर कोई नहीं, ये राजनीति है, चलती रहती है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, सबको पता है सही क्या है गलत क्या है। तो चलिए, और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सभी बच्चे ये बोलते रहते हैं कि सर आप केशवानंद भारती मामले को 1973 के जजमेंट को बोलते तो हो कि मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं, मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं। सर ये मूल ढांचा है क्या? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में संविधान के कुछ मूल ढांचे को व्याख्या की थी। उसके बारे में बता देना चाहता हूं कि संविधान का मूल ढांचा आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। आपसे कोई पूछ रहे कि संविधान का मूल ढांचा है क्या जिसमें संसद कभी छेड़छाड़ नहीं कर सकती, तो चलिए उसके बारे में लिख लेते हैं एक बार, फिर बात करते हैं। तो आप लिख देना कि केशवानंद भारती मामला, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, स्टेट ऑफ केरला का केस था ये, और 1973 का केस था। इसमें के तहत संविधान का मूल ढांचा, के तहत संविधान का मूल ढांचा। अच्छा, संविधान का मूल ढांचा था क्या, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बहुत बच्चे परेशान रहते हैं कि सर संविधान का मूल ढांचा है क्या, कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं इसमें, कौन कौन से टॉपिक आते हैं। चलिए तो एक आता है संविधान की सर्वोच्चता। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि तानाशाही क्या होती है। सुनिए, याद आ गया मुझे। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में इंदिरा गांधी ने संसद की सर्वोच्चता को स्थापित करके संसद और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को 5 से 6 वर्ष किया था, और उसमें लिखा गया था साहब कि संसद ही सर्वोच्च है। जब एन ए पालकीवाला ने यह बात बोली थी और आलोचना भी की थी इंदिरा गांधी जी की कि संसद संविधान से सर्वोच्च है या संविधान संसद से सर्वोच्च है, यानी संसद बड़ी है संविधान बड़ा है, मुझे आप इतना बता दें, संविधान बड़ा है। जबकि इंदिरा गांधी ने अपने अमेंडमेंट में 1976 के अमेंडमेंट में राष्ट्रीय आपातकाल के समय यह बात कही थी कि संसद सर्वोच्च है। बताओ अब यह क्या है? तो चलिए आप समझ रहे हैं, तो संविधान सर्वोच्च है, यह बात मूल ढांचे में आती है। हमारी संसद संविधान से बड़ी नहीं है। उसके बाद आता है दूसरी बात, मूल अधिकारों का सार, यानी मूल अधिकार हमारे संविधान के मूल ढांचे में आते हैं। उसके बाद आता है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। एक ये आता है, ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, जिसे डीपीएसपी कहते हैं आप। और क्या आता है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, जिसमें लोकतांत्रिक प्रणाली आती है। निष्पक्ष चुनाव जिसे कहते हैं लोकतांत्रिक शासन, जिसे आप कहते हैं लोकतांत्रिक शासन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। और क्या आता है? गणतांत्रिक पद्धति, गणतांत्रिक पद्धति एक ये आता है। और मूल ढांचे में क्या आता है? और मूल ढांचे में आ सकता है आपका जैसे कि संसदीय प्रणाली,
सरकार की संसदीय प्रणाली, सरकार की संसदीय प्रणाली, एक ये आ सकता है। और क्या आएगा? स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका, स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका। यानी ऐसे ऐसे प्रकार जो है ये संविधान के मूल ढांचे में आते हैं बच्चों, तो इसको हाईलाइट कर लेना जरा सा। ये संविधान के मूल ढांचे में आता है। संविधान सर्वोच्च है, मूल अधिकार का सार यानी मूल अधिकारों का वर्णन, एक ये आ सकता है। उसके अलावा लोक कल्याणकारी, फेयर एंड फ्री इलेक्शन, गणतांत्रिक पद्धति, संसदीय प्रणाली, एकीकृत न्यायपालिका और संविधान का संघीय ढांचा। लिख दें कि शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण, पृथक्करण आ सकता है। और आ सकता है पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता आ सकती है। चलिए, ये संविधान के मूल ढांचे हैं। क्या है? संविधान के मूल ढांचे हैं। एक आता है संविधान का संघात्मक ढांचा। आपको पता है कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह बात कही थी कि हमारा संविधान संविधान की जो संघीय प्रणाली है, उस संघीय प्रणाली के साथ साथ हमारे संविधान एकात्मक प्रणाली का भी प्रावधान करता है। तो संविधान का संघीय ढांचा, ये बातें थी हमारे संविधान के मूल ढांचे में। यानी इन भागों को संसद कभी भी आर्टिकल 368 का प्रयोग करके, यानी आर्टिकल 368 का प्रयोग करके कभी भी संसद यहां पर या तो परिवर्तन की बात करें, परिवर्तन या परिवर्धन या निरसन कभी नहीं कर सकती। यानी इनमें कभी चेंज, कभी एडिशन और कभी रिपील आर्टिकल 368 का प्रयोग करके चाहे संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन संसद आर्टिकल 368 का प्रयोग करके कभी भी इन भागों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। इसे कहते हैं संविधान का मूल ढांचा। यानी संसद कभी भी इनमें छेड़छाड़ नहीं कर सकती। चलिए, तो ये थी संविधान का मूल ढांचा, जिसे हम बार बार कहते हैं संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लाइक दैट ये है कि सुपीरियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, वेलफेयर स्टेट, फेयर एंड फ्री इलेक्शन और गणतांत्रिक पद्धति जिसको कहते हैं रिपब्लिकन सिस्टम, है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम, स्वतंत्र यानी इसे कहते हैं लिबर्ट फ्रीडम एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी कहते हैं इसको, इंडिपेंडेंट, शक्तियों का पृथक्करण, डिवाइडेशन ऑफ द पावर, ठीक है, पंथ निरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म, संविधान का संघीय ढांचा, ठीक है, यानी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारे संविधान के मूल ढांचे हैं जिनमें संसद आर्टिकल 368 का प्रयोग करके कोई परिवर्तन, कोई परिवर्धन और कोई निरसन नहीं कर सकती है। चलिए, यानी यहां पर संसद को बहुत सारी लिमिटेशंस है और बहुत सारी नहीं, सरकार इनमें से किसी भी भाग में छेड़छाड़ नहीं कर सकती। हां, मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन उन्हें सीमित कर सकती है, लेकिन उनका निरसन नहीं कर सकती, उनको छेड़छाड़ नहीं कर सकती। तो यह था हमारे संवैधानिक संशोधन का चैप्टर, और जो आज होता है फिनिश। करीबन 4 से 5 दिन लगे इस चैप्टर को खत्म होने में, और बहुत अच्छा लगा इस चैप्टर को पढ़ाने में, मुझे बहुत खुशी भी हुई, और शायद आपको भी जानकर खुशी होगी कि जब चैप्टर आप देखोगे पूरा यूट्यूब पर तो कितने व्यवस्थित तरीके से पूरा कराया गया है, सारी चीजें बताई गई हैं आपको कि हमारे भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जिसको बदलना भी कठिन नहीं और जिसमें इतना आसान भी नहीं। यानी ये दोनों का ही मिश्रण है। हमारे भारत का संविधान अमेरिका की तरह कठिन भी नहीं है और ब्रिटेन की तरह सरल भी नहीं है। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉलिटी के पार्ट में नए चैप्टर के साथ, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हमें जाना होगा, और क्योंकि एक चैप्टर फिनिश हो चुका है हमारा संवैधानिक संशोधन। और याद रखना, राजनीति को लेके यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान में संशोधन जब किए गए थे तो उनसे सामाजिक परिवर्तन क्या क्या हुए थे, यानी आप कभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लेकर सोशल चेंज बताना चाहते हो तो बता सकते हो, जैसे कि डीपीएसपी में जोड़ना,
डीपीएसपी के 4 आर्टिकल जोड़े गए थे, जोड़े गए थे। तो 4 आर्टिकल जोड़ना, 24वां संशोधन है, 73 है, 74 है, 101 सॉरी 102, 103, 104, 105, ये सारी चीजें वेलफेयर स्टेट को बढ़ावा देती हैं। खैर, तो सामाजिक परिवर्तन ही के लिए संविधान में संशोधन जरूरी होता है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन हमारे आर्थिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन का सबसे बड़ा संबंध होता है। और भारतीय संविधान में किए गए संशोधन भारतीय राजनीति को किसी न किसी प्रकार से डिस्टर्ब करते ही हैं। तो कभी तूफान आता है तो कभी भूचाल आ जाता है। खैर, आज हमने पूरा चैप्टर फिनिश किया और मैं सभी से आशा करता हूं कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। खैर, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नए चैप्टर के साथ। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।